नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम दो सब्जेक्ट्स पर बात करेंगे पश्चिम बंगाल को लेकर। एक तो पश्चिम बंगाल में अब चुनाव कैसे होगा, जो आखिर के 3 राउंड बच रहे हैं उनमें चुनाव प्रचार को किस तरह से स्ट्रेटजी चेंज करने जा रही हैं दोनों प्रमुख पार्टियां टीएमसी और बीजेपी। और इसके अलावा इस वीडियो में बात करेंगे हम मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर ममता बनर्जी पर बीजेपी जो आरोप लगाती रही है उनकी हम जांच पड़ताल करेंगे ग्राउंड लेवल पर। लोगों से जो फीडबैक मिला है, जो वहाँ के नेताओं का जो कहना है, उसके आधार पर कि क्या ये आरोप सही हैं। और इस बारे में कुछ रिपोर्ट्स भी मीडिया में आई हैं और उनसे ये काफ़ी कुछ उजागर हुआ है कि मुसलमानों को लेकर पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी की जो रणनीति है वो किस तरीके से तुष्टीकरण के बहुत ज़्यादा करीब रही है। बहरहाल फ़िलहाल ये हुआ है कि 22 तारीख का जो चुनाव है वो तो संपन्न होने ही जा रहा है। उसके लिए तो प्रचार सब लोगों ने खूब किया, लेकिन उसके बाद के जो चरण होंगे उन चरणों के लिए दोनों पार्टियों ने अपनी स्ट्रेटजी बदली है। और टीएमसी जो है शुरुआत में ये कह रही थी कि बांग्ला निजेर मेय के चाय, ये कह रही थी, जिसका मतलब है कि बंगाल अपनी बेटी को चाहता है। इसके अलावा दुआरे सरकार, सरकार आपके द्वार, ये एक नई उन्होंने वो चलाई थी स्कीम। और अपने डेवलपमेंट के एजेंडे को लेकर ममता बनर्जी चल रही थी कि हमने क्या क्या विकास कार्य कराए हैं पश्चिम बंगाल में। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ज़बरदस्त अभियान चला दिया है। जितने भी टीएमसी के ट्विटर हैंडल हैं ममता बनर्जी को सपोर्ट करने वाले, उन सभी पर एक ज़ोरदार अभियान चल रहा है जिस पर कोविड-19 को लेकर मोदी और बीजेपी शासित राज्यों में जो स्थिति है इस समय, उसको लेकर बड़ी संख्या में फ़ोटोग्राफ्स, वीडियोज़ शेयर किए जा रहे हैं। और उनमें ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी वाले केवल चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड हैं, जबकि इनके पार्टी के शासित राज्यों में कितनी बुरी हालत है, वहाँ पर लोग किस तरीके से मर रहे हैं, और इन चीज़ों को हाईलाइट कर रही हैं वो। उनका शायद कहने का लक्ष्य यही है कि अगर यहाँ पर नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है, बीजेपी की सरकार बनती है यहाँ पर बंगाल में उनकी पार्टी की, तो यहाँ पर भी हालात ऐसे रहने वाले हैं। और इसको लेकर वो ममता बनर्जी हमला बोल रही हैं, ये भी दिखाने की प्रयास कर रही हैं कि बीजेपी किस तरीके से यहाँ के साथ भेदभाव कर रही हैं। उन्होंने वैक्सीन का मुद्दा उठा दिया है कि वैक्सीन की कमी है और हमारे भंडार खाली हो गए हैं, तब जाकर हमें टीके मिले हैं, और कैसे हम व्यवस्था बनाएं, ये सब चीज़ें वो कर रही हैं। दूसरी ओर बीजेपी ने प्लान किया है कि वो वर्चुअल रैलीज़ करेगी। आपको पता ही है कि 23 तारीख को नरेंद्र मोदी 4 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, मालदा और दक्षिण कोलकाता में। इन सभी रैलीज़ को वर्चुअली इंटरनेट के माध्यम से एलईडी स्क्रीन्स पर लगभग 65 स्थानों पर लाइव टेलीकास्ट करने की योजना बीजेपी ने बनाई है, जहां पर अगले चरणों में चुनाव होने जा रहा है। और इनका सीधा प्रसारण किया जाएगा, जहां पर बूथ कार्यकर्ता वहां पर लोगों को लाएंगे और लगभग 50-100 लोगों की उपस्थिति में उन रैलीज़ को दिखाया जाएगा। इसके अलावा अमित मालवीय जो आईटी सेल के हेड हैं बीजेपी के, उनका ये कहना है कि हम लोगों ने इन सभी रैलीज़ की रिकॉर्डिंग्स को, उनके क्लिप्स को सोशल मीडिया पर वायरल करने का भी प्लान बनाया है, जिससे कि लोगों तक नरेंद्र मोदी का मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। वैसे ये काम वो पहले भी करते रहे हैं। बिहार के चुनाव में पिछले साल उन लोगों ने यही किया था। इसके अलावा जेपी नड्डा, अमित शाह की जो अगले 2-3 दिन में रैलियाँ होने वाली हैं, उनको लेकर भी कुछ इसी तरह का प्लान है। यानी कि अब प्रचार उतना वेग, उतना आक्रामक नहीं रहेगा जितना कि अब तक रहा है दोनों ही पार्टियों का। बहरहाल बीजेपी के पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। बीजेपी के पास बहुत सारे नेता हैं जिनके वीडियोज़ वो शेयर कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर, टेलीविज़न के माध्यम से लाइव दिखा सकते हैं। ममता बनर्जी के पास कोई स्टार प्रचारक है नहीं, वो अकेली हैं और चल फिर भी नहीं पा रही हैं। पता नहीं कब अपना प्लस्तर कटवाएंगी, मुझे लगता है 2 मई के बाद ही कटवाएंगी, और ये स्थिति उनकी बन रही है। बहरहाल ममता बनर्जी पर अक्सर ये आरोप लगता रहा है कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण करती हैं। इस बारे में मैंने कुछ मीडिया के लोगों से और कुछ वहाँ के पॉलिटिकल लोगों से बातचीत करके कुछ जानकारी कलेक्ट करने की कोशिश की, तो ये बात खुद मुसलमान भी वहाँ के कह रहे हैं कि जी हाँ, ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण करती हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं है। देखिए, मुसलमानों की नाराज़गी की अगर मैं बात करूँ तो अब्बास सिद्दीकी का एक बयान मैंने देखा है। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा है, शायद बीबीसी को वो इंटरव्यू दिया था। अब्बास सिद्दीकी जो पीरजादा फुरफुरा शरीफ वाले हैं और आईएसएफ पार्टी जिन्होंने बनाई है, जो कांग्रेस और वाम दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं,
उनका ये कहना है कि मुहर्रम के समय ही दुर्गा पूजा आती है, और अगर आप मुहर्रम के समय दुर्गा पूजा को बाधित करते हैं तो ये गलत बात है। ममता बनर्जी ने कई बार इसलिए इजाज़त नहीं दी क्योंकि मुहर्रम के जुलूस निकलने हैं, इसलिए उन्होंने दुर्गा मूर्ति की विसर्जन की वहाँ पर परमिशन नहीं दी, और ये गलत है। उन्होंने ये कहा कि अगर आप सही मायनों में सेक्युलर हैं और आपको सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मुसलमानों ने तो कभी नहीं ऐसी मांग की कि आप दुर्गा पूजा को रोक दीजिए। बरसों बरस से जो है यहाँ के मुसलमान पश्चिम बंगाल के दुर्गा पूजा से जुड़े रहे हैं, यहाँ पर मूर्तियाँ बनाने के काम में जुड़े रहे हैं, और तमाम तरह के पंडाल बनाने के काम में यहाँ के मुसलमान जुड़े रहे हैं। तो आप क्यों उन्हें अलग कर रही हैं? उन्हें क्यों अलग थलग कर रही हैं दूसरे धर्मों से? क्योंकि मुसलमान यहाँ का बंगालियों में काफ़ी हिंदुओं के साथ भी मिक्सअप है। तो आप इस तरह की जो तुष्टीकरण की हरकतें करती हैं वो गलत हैं। हम नहीं चाहते कि ऐसा करें और मुसलमान इसके लिए बुरा बने। और इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी का भी मैंने एक बयान पढ़ा था। असदुद्दीन ओवैसी ने भी यही कहा था कि मुसलमान को इफ्तार की दावत का मोहताज नहीं है, उन्हें ज़मीन पर विकास चाहिए। आप लोगों ने विकास नहीं करवाया है। इसके अलावा जो शुभेंदु अधिकारी का बयान पढ़ा, अब चूंकि वो तो बीजेपी में हैं, पहले ममता के साथ हुआ करते थे, लेकिन उनके बयान भी बड़े मैटर करते हैं। और उनका भी इंटरव्यू में एक देख रहा था, जिसमें उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी को चंडी पाठ तो गलत आता है, लेकिन अगर उन्हें कलमा पढ़ना हो तो वो बिल्कुल सटीक पढ़ती हैं। विष्णु को माता बोलती हैं, ये हिंदू धर्म का अपमान नहीं है तो और क्या है? वो जो भी करती हैं वोट बैंक के लिए करती हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ टारगेट है मुसलमानों का 27% वोट बैंक। ये शुभेंदु अधिकारी का कहना है। इसके अलावा पिछले 2011 से जब वो सत्ता में आई ममता बनर्जी, तब से उन्होंने जो तमाम तरह की घोषणाएं की हैं वो सब मुस्लिम तुष्टीकरण की तरफ आपको इंडिकेट करती हैं। देखिए, आंकड़े ये बताते हैं कि मुसलमानों में जो 90% ओबीसी हैं, जो 90% मुसलमानों का हिस्सा है वो ओबीसी में आता है, और उन्हें ओबीसी की श्रेणी में रखा गया है और वहाँ उन्हें रिजर्वेशन दिया गया है बंगाल में। और इस आधार पर उन्हें राज्य की सरकारी नौकरियों, उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया गया है। इस बात से भी वहाँ के जो बंगाली हैं उनमें नाराज़गी है, और वहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि ये गलत तरीका है और ये नाजायज़ तरीका है आरक्षण देने का। इसके अलावा जब वो जय श्री राम के नारे से परहेज करती हैं और ऐतराज़ जताती हैं, और दुर्गा पूजा के समय जब मूर्ति विसर्जन पर बैन लगा देती हैं, तो वहाँ के बंगालियों का नाराज़ होना लाजमी है। वहाँ के बंगाली उनसे नाराज़ हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ आंकड़े जो है वहाँ पर लोगों ने अलग अलग तरीके से कलेक्ट किए हैं। वो सब ये बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम तुष्टीकरण ममता बनर्जी ने किस कदर किया है, और उसके बावजूद भी मुसलमानों का वहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। जो मुसलमानों की आर्थिक स्थिति थी कम्युनिस्टों के समय में, उससे केवल 2% इजाफा ममता बनर्जी के समय में हुआ है, जो कि नाकाफ़ी है। 10 साल से वो वहाँ पे सत्ता में हैं और सिर्फ मुसलमानों के लिए ही काम कर रही हैं, ऐसा लोगों का कहना है। इसके बावजूद भी मुस्लिम तुष्टीकरण का उन पर आरोप अगर नहीं लगता है तो क्या गलत बात है? उन पर तुष्टीकरण का आरोप तो लगना ही चाहिए, सभी लोगों का यही कहना है। और कुछ आंकड़े बताते हैं कि जो पश्चिम बंगाल की औसत साक्षरता है वो 76.31% है, यानी कि 76.3% है, और वहाँ के जो मुसलमान हैं उनकी साक्षरता दर 69.7% है, यानी कि औसत दर से 4% कम। इसके अलावा जो शहरों में मुसलमान रहते हैं, कोलकाता में और दूसरे बड़े शहरों में बंगाल के, वो मुश्किल से औसतन हर महीने 2-2.5 हज़ार रुपये कमा पाते हैं, जो एवरेज है, ऑन एवरेज है। इसके अलावा पुलिस फोर्सेस में, पुलिस फोर्स तो राज्य की अधीन आती है, उसमें मुसलमानों की मौजूदगी केवल 11.4% है। ये सब आंकड़े अलग अलग जगह पर आरटीआईज़ के माध्यम से लोगों ने हासिल किए हैं। तो ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी का ये कहना कि मुसलमान सिर्फ मुझे वोट दें, दूसरों को वोट न दें, बिल्कुल भी जायज़ नज़र नहीं आता। अब ऐसी स्थिति में अगर बीजेपी इन आंकड़ों को हाईलाइट करती है, इनके आधार पर मुसलमानों को ये कहती है कि देखिए आप वोट तो दे रहे हैं ममता बनर्जी को, लेकिन आपके बदले क्या मिला है? कुछ नहीं। अगर फिर फुरफुरा शरीफ वाले पीर ज़्यादा ये सवाल उठाते हैं तो क्या गलत उठाते हैं? ये बिल्कुल एक तुष्टीकरण की जो नीति ममता बनर्जी की रही है, ये आंकड़े पुष्ट करते हैं कि उनकी तुष्टीकरण की इस नीति से दूसरी तरह के जो बाकी बंगाली लोग हैं, जो हिंदू समुदाय हैं, मतुआ हैं, वहाँ के जो बाहर से आए हुए हिंदू लोग हैं, उनको बहुत ही उपेक्षित महसूस होता है। और ख़ास तौर से दुर्गा पूजा पर जब उन्होंने
मूर्ति विसर्जन पर बैन लगाया था कुछ साल पहले, उसके बाद से तो माहौल एकदम से ममता बनर्जी के अगेंस्ट वहाँ हो चुका है। और इसका नतीजा 2019 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था, जब बीजेपी ने 18 लोकसभा सीटें जीत ली थी। और मुझे लगता है कि 2 मई को दीदी का जाना अब लगभग तय हो चुका है। और अगर ये होता है कि बीजेपी की कुछ सीटें कम रह जाती हैं तो अलग बात है, लेकिन जिस तरह से अमित शाह कह रहे हैं कि हमारी 200 सीटें आएंगी, उनकी 150 भी आ जाती हैं तो आसानी से बीजेपी सरकार बना सकती है। लेकिन अभी 3 चरणों का मतदान बाकी है और हम इस पर काफ़ी और चर्चा आगे करेंगे। कुछ और तथ्यात्मक और काफ़ी फैक्ट से भरपूर स्टोरीज़ में लाने वाला हूँ। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। और प्लीज़ जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि अब हम कई बार लाइव होने जा रहे हैं। हम अपना एक एग्जिट पोल भी करेंगे जिसमें हम सब लोग लाइव जुड़ सकेंगे, और जो लोग नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे वो मुझसे लाइव नहीं जुड़ पाएंगे। और अगर आप अपने सवालों के जवाब मुझसे चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज्वाइन करें, मेरी मेंबरशिप लें और सुपर चैट के माध्यम से मुझसे जुड़ें। देखते रहें हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।